नमस्कार, हमारी संसद के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे और आज हम चर्चा करेंगे पंचायतों के परिदृश्य पर। पंचायती राज कानून बनने के बाद देश में आज पंचायतों की क्या स्थिति है, ये है हमारा आज की चर्चा का मुद्दा। किस तरीके से पंचायत व्यवस्था आज लागू है देश के सारे राज्यों में। और अच्छी बात यह है कि आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं पंचायती राज मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी श्री ऋषिकेश पांडा जी। ऋषिकेश पांडा उन अधिकारियों में हैं जो खुद जाकर काम करते हैं और काम का अवलोकन भी करते हैं। केवल ऐसे अधिकारी नहीं हैं जो केवल फाइलों में डूबे रहते हैं। पांडा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत कम अधिकारी हैं भारत सरकार में जो गांव तक जाने की जरूरत करते हैं, और जब ऋषिकेश पांडा का नाम आता है कि इस रूप में कि एक अधिकारी पंचायत जैसे विभाग में है जो गांव देहात में जाकर के वहाँ की हालत को देखता है और उसके हिसाब से सोचता कि वास्तव में ये कार्यक्रम कैसे चलना चाहिए, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या ही चैलेंज है? नहीं, दूसरों के बारे में नहीं कहूँगा। मैं नहीं कहूँगा कि कौन जाता है कौन नहीं जाता है, पर मैं तो हमेशा लोगों के लिए काम किया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। कहते हैं कि भारत सरकार में, ठीक है, भारत सरकार में लोगों को गांव में जाना, ग्राम सभा अटेंड करना और देश भर दूर दरांत गाँव में जाके जाना, ये थोड़ा एक्सेप्शन तो है ही, पर शायद दूसरे लोग भी जाते हैं। क्या कुछ अलग किस्म का सेटिस्फैक्शन या संतोष मिलता है इस तरह गांव में लोगों के बीच में जाकर काम करने? इससे तो संतोष तो मिलता है, इसलिए तो जाता हूँ। ऐसे तो देखा जाए तो एक तरह से तकलीफ़, जो जिसको तकलीफ़ मानेंगे ना, पर जैसे मैं पिछले 13 महीने से गांव में ग्राम सभा में जाके बैठ के, महिलाओं के सभा में बैठ के लोगों को ये जो कन्या भ्रूण हत्या के बारे में बताता हूँ, तो बात करता हूँ। कुछ पहले तो झूठ भी बोला जाता है, फिर सच आ जाता है, फिर धीरे धीरे लोग सच भी मान जाते हैं। और 2 दिन पहले मैंने हरियाणा में भी गया था, एक बहुत बड़ा महापंचायत हुआ था, तो लोगों से बात करने से ही लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं बोला मुझे क्यों झूठ बोल रहे हो आप? आपने अच्छी बात की, लोगों के बीच में जाएंगे तो लोगों से ही पता चलता है कि क्या करना है और क्या कमियां हैं। क्योंकि आप एक आईएएस अफसर हैं और कई आप डिपार्टमेंट में आपने काम किया, आज की तारीख में आप पंचायती राज मंत्रालय में हैं। जब पंचायती राज की हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा परिदृश्य सामने आता है, और आज़ादी के बाद ही नहीं बल्कि आज़ादी से पहले भी हम देखें, जिस समय देश की आज़ादी का आंदोलन हो रहा था, तो महात्मा गांधी ने कहीं एक ग्राम स्वराज की कल्पना की थी और ये उम्मीद की थी कि जब हमारा शासन होगा तो हम एक रूरल यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन की बनाएंगे जो अपने आप में स्वायत्त होगी। महात्मा गांधी का जो सपना था या जो उनकी जो सोच थी, वो आज की तारीख में कितनी व्यावहारिक है, और या वो कभी सपना साकार ले सकता है? महात्मा गांधी जी तो, उनका तो एक आदर्श था, एक सपना था। आप सही बात कह रहे हैं। 1 लाख स्वाधीन, जो कहते हैं रिपब्लिक, वो सोचते थे। पर ये भी देखा जाए तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रांग ना हो तो भी डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण क्षमता का नहीं हो सकता है, जैसे कि अफ्रीका में देखा गया है। ये भी सच है कि हज़ारों सालों से तो हमारे देश में पंचायत होते थे। पराधीन राष्ट्रों में भी पंचायत होते रहे थोड़े बहुत, कभी राजनीति की, कभी जैसे जुडिशरी के काम करते थे, विचार के काम करते थे, कभी लोगों के सुख दुख के काम करते थे, उन्नति के काम करते थे। बीच में थोड़ा वो ख़राब हो गया जब इलेक्शन वगैरह नहीं हुए। तो बेसिकली ये जो 73rd अमेंडमेंट के बाद पंचायत के जो संगठन या संरचना, जो स्ट्रक्चर है, वो बैठ गया, मतलब वो सही हो गया। कम से कम पंचायत के इलेक्शन, किस किस्म का फ़र्क एक आम आदमी महसूस कर सकता है जब इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिली, जब एक संवैधानिक दर्जा मिला पंचायती राज व्यवस्था को? एक देखिए ना, 2-3 चीज़ें तो पक्का हो गया उसमें।
एक तो जैसे ही बोले कि 5 साल में इलेक्शन होना चाहिए, निर्वाचन होना चाहिए। पहले क्या होता था, सालों तक निर्वाचन नहीं होता था। अगर बेसिकली पॉलिटिकल रीजंस होते थे कि कोई पार्टी दूसरे पार्टी आ गए, कोई नहीं चाहते थे पंचायत, कोई। तो ये अब 5 साल के अंदर निर्वाचन होना चाहिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसके कारण इलेक्शन तो करीब करीब रेगुलर हो गए। और जैसे रिजर्वेशन और महिलाओं के संरक्षण और जनजाति की, अनुसूचित जाति जनजाति की जो संरक्षण, उससे जो पिछड़े वर्ग के लोग थे वो भी आ गए सामने। ये सब कुछ चीज़ें तो हो ही गए। जो नहीं हुआ वो है कि पंचायत को काम करने के लिए जो चाहिए, जैसे कि एक ऑफिस चाहिए, एक घर चाहिए, लोग चाहिए, कर्मचारी चाहिए, ऑफिस के खर्चे होने चाहिए, बिजली चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, ये सब चीज़ों पे थोड़ा हमारा नज़र नहीं रहा। क्योंकि हम कहते रहे कि भारत सरकार से कि ये राज्य सरकार का सब्जेक्ट है, इसलिए राज्य सरकार को ये सब करना है। पर इस साल से 2013 से हमारे जो नए स्कीम शुरू हुए हैं, और उससे पहले जो 13th फाइनेंस कमीशन के वित्त कमीशन थे, वहाँ पहली बार तो उन्होंने एक अनटाइड फंड दिया, बोला शेयर, एक जो शेयरेबल इनकम जो है ना, टैक्सेबल डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, उसमें से एक शेयर पंचायत को जाना चाहिए। इसका मतलब उन्होंने बोले पहले यूनियन और स्टेट को जाता था, अभी पंचायत को भी जाना चाहिए, म्यूनसिपैलिटी को जाना चाहिए। मतलब वो रिकॉग्नाइज किए थे कि ये एक अलग सा, ये सरकार का एक तृतीय स्तर है। पर ये हो रहा है कि जो वो इंडिविजुअल पूल से जो पैसा जाता था, वो जो कि पंचायत के काम करने के सशक्तिकरण करना था, उसको कहीं रास्ते में लगा दिए। वही काम जैसे ना फंड्स डाइवर्ट कर दिए। पांडा जी, जब एक तो इतिहास में महात्मा गांधी ने एक व्यवस्था सोची थी, नहीं हो पाई या जिस रूप में भी हुई वो अलग बात है, लेकिन हम देखते हैं कि जब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने तो उन्होंने भी मेरे ख्याल में 53-54 के आसपास 2 पंचायतों का उन्होंने उद्घाटन किया था, एक नागौर में और एक आंध्र प्रदेश में। क्या फ़र्क था, मतलब महात्मा गांधी की सोच में और जवाहरलाल नेहरू ने जिन पंचायतों को शुरू किया, उनकी बेसिक सोच में क्या फ़र्क था? मैं तो बहुत इसके ऊपर बहुत अच्छे से नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि मुझे याद है, मैं तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था, पर मुझे याद है माय फादर यूज्ड टू टेल, मेरे पिताजी कहते थे कि 55 में मेरे स्टेट में जब पंचायत हुआ ना, वो बेसिकली ब्लॉक लेवल के पंचायत थे। ब्लॉक लेवल पे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पहले पूरा शासन तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही सीमित था जी। उन्होंने ब्लॉक लेवल पे जो शुरुआत किया शासन मतलब डेवलपमेंट, बेसिकली उन्नति, चाहे कृषि चाहे पशुपालन, वो शायद मुझे जहाँ तक पता है वो उसी तरह विकेंद्रीकरण था, जो कि बहुत बड़ा बात हुआ। क्योंकि ब्लॉक तक पहुंचना भी उन ज़माने में जहाँ की रोड्स नहीं होते थे, और वो बहुत बड़ी बात था। हम कहते हैं एक स्टेप आगे बढ़ा नेहरू जी के टाइम जी। और ऐसी कौन सी वजह है कि नेहरू जी 64 में उनकी डेथ होती है और 53-54 में वो पंचायतों का उद्घाटन करते हैं, उसके बाद जाकर के हमारे देश में कई प्रधानमंत्री हो गए, और जब राजीव गांधी 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं, तब एक ध्यान आता है कि पंचायतों को हमको पावरफुल बनाना चाहिए। और तब कांग्रेस में भी चर्चा होती है, और मणिशंकर अय्यर एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, और जो आज हम 2 रूप में देखते हैं पंचायतों को, 73rd और 74th अमेंडमेंट के रूप में, एक अर्बन पंचायत की बात होती है, एक रूरल पंचायत की बात होती है। एक मुलाकात में कभी मणिशंकर अय्यर ने भी मुझको बताया था कि चूँकि उन दिनों ND तिवारी यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, और उन्होंने कांग्रेस सेशन में एक प्रस्ताव दिया था कि चूँकि माइग्रेशन बहुत हो रहा है गाँव से शहर के लोग, तो शहर में आबादी बढ़ रही है, तो पंचायतों को उन्होंने अर्बन पंचायत की बात की थी, जिसके रूप में 74th अमेंडमेंट आया। क्या पंचायतों का जो स्वरूप है, क्या उससे पहले हमारी नगर पंचायत या नगर पालिका काम नहीं कर रही थी, या उसमें क्या फ़र्क था? नहीं, नगर पालिका तो बहुत सालों से काम कर रहे थे। 1500 सालों से पहले नगर पालिका पर गोवा में बने थे। उससे करीब म्यूनसिपैलिटी तो चल रहे हैं, रिपन के टाइम से नगर पालिका बने रहे थे, बीच में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बन गए।
1957 के बाद तो बहुत सारे स्टेट में ग्राम पंचायत एक्ट भी बन गए, ग्राम पंचायत भी बने थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी बने थे। मैं जैसे शुरू में कहा ना कि यही हुआ कि बन तो गए, आइन बन गए, अच्छे से आइन बन गए थे, खूब सारे डेलीगेशन भी हुआ था पावर क्षमता का, ऐसे पैसा बहुत ज़्यादा नहीं होता था, पर उस टाइम स्वाधीनता के बाद ही लोगों का थोड़ा ऐसा भी मन में था ना कि हम खुद ही अपने काम करें, वॉलंटरी लेबर भी होता था, और जो पुराने ज़मींदार होते थे वो भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करते थे। तो यही होता था कि कुछ ही दिन में, पर्टिकुलरली मस्ट बी पॉलिटिकल रीजंस, कुछ ही दिनों में ये हो गया कि ये इलेक्शंस वगैरह नहीं हुए, नहीं तो कोई ना किसी तरह की पंचायत तो एग्जिस्ट करते थे करीब करीब सारे देश में, और कुछ स्टेट में तो काफ़ी स्ट्रांग भी थे, ग्राम पंचायत भी काफ़ी स्ट्रांग थे। चलो अच्छा हुआ कि वो एक टाइम उनको किसी को लगा होगा, किसी पॉलिटिकल लीडरशिप को लगा होगा कि नहीं, इसी में हमारा उन्नति हो सकता है, डेवोल्यूशन हो सकता है, लोगों का उन्नति हो सकता है, क्योंकि अगर जो तृणमूल स्तर की संस्था हैं उनको अगर क्षमता दिया जाए, तभी जाके हमारे जो समस्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सब समस्याओं के समाधान के लिए उन्हीं को क्षमता दिया जाए। उस हिसाब आपका मानना है कि ग्रास रूट लेवल पर जब हम डिफरेंट यूनिट्स को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, जो प्लानिंग की स्टेज पे यूनिट है, उनको हम पावरफुल करेंगे, तभी हम एक ब्रॉडर डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं और एक उसकी बात कर सकते हैं। जी, मैं तो पंडा जी, हम चर्चा जारी रखेंगे, हमको यहाँ लेना को छोटा सा ब्रेक। हमारी संसद में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे और हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए लोकसभा टेलीविजन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी संसद में, और हम चर्चा कर रहे हैं पंचायतों की मौजूदा हालत पर। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ग्रास रूट लेवल पर हर तरह की यूनिट्स को बहुत मजबूत बनाना चाहिए। आप इस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, आप गांव देहात में जा रहे हैं, मतलब आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में ग्रास रूट लेवल पर जो कानून है वो इम्प्लीमेंट हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से? ये इतना कानून की बात नहीं है जितने कि स्कीम के गाइडलाइन की बात है। जैसे कि समझिए कुछ स्कीम्स होते हैं, जैसे नरेगा की स्कीम, नरेगा की स्कीम पे 50% पैसा बोला गया कि ग्राम पंचायत के माध्यम से खर्च होना चाहिए। नरेगा के बारे में, MG नरेगा के, महात्मा गांधी नरेगा के बारे में दोनों तरह की बात बोलते हैं लोग कि वहाँ बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, कोई कहते हैं बहुत अच्छा करप्शन हो रहा है। पर ये भी सोचना चाहिए कि क्योंकि वहाँ लोगों के सामने काम होता है, कितना काम होता है, कितना नहीं होता है, लोगों को पता होता है, इसीलिए तो लोगों को पता होता है कितना करप्शन होता है, कितना नहीं होता है। और दूसरे जगह जहाँ छुप के काम होता है, वहाँ किसको पता चलता है किसका हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, टेंडर किसके कितने पैसों के लिए हुआ था, काम हुआ, कौन सा काम हुआ था, उसको किसी। तो ये एक बात है कि ये तो सोशल ऑडिट वाली बात हो गई कि, और दूसरी बात है कि लोगों को क्या चाहिए। ये देश तो बहुत सी हर जगह पे अलग अलग समस्याएं होते हैं। कहीं खाने का चीज़, कहीं कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ की भूखी, मतलब खाना सबसे बड़ा चीज़ है, तो वहाँ PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और लोगों की खाने के लिए थोड़ा बहुत, जैसे ना एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, ये सब होना चाहिए। इसके लिए पैसों का कमी नहीं है, स्कीम का कमी नहीं है। बात यह कि एक तो ना तो सरकारी कर्मचारी वहाँ तक लोगों के पास पहुँच सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी प्रॉब्लम्स है, गाड़ी नहीं होता है, लोग नहीं होते हैं उसकी, और लोगों को पता भी नहीं होता है, इसलिए डिमांड भी नहीं होता है। तो इन तरह की स्कीम अगर लोग खुद नहीं करेंगे, जैसे कि, और दूसरी चीज़ में और एक उदाहरण हम जो करीब 2-3 साल से कर रहे हैं अब, जैसे महिलाओं की भागीदारी। महिलाओं की भागीदारी हम कह रहे हैं कि पंचायत में होना चाहिए, ग्राम सभा में होना चाहिए, अलग से महिला सभा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे बच्चे स्कूल नहीं गए, आंगनवाड़ी में खाना नहीं मिला, बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ, ANM ने टीका दिया कि नहीं, ये सब चीज़ें किसको पता होता है? महिलाओं को पता होता है ना। पानी पीने का पानी है कि नहीं, वो ड्रेनेज हो रहा है कि नहीं। तो यही पे चीज़ उठती है जी, कि गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे उसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कह दें
स्थानीय शासन कह दें, या हम स्टेट लेवल पे की सरकार करें, या डिस्ट्रिक्ट लेवल की सरकार करें, या फिर सेंट्रल लेवल पे की सरकार है, एक सरकार काम करती है और सरकार के पास एक तंत्र होता है, और उस तंत्र के अलावा उस सरकार के पास पैसा होता है, और पैसा कमाने का एक जरिया होता है, रिसोर्सेज होते हैं, कहीं टैक्सेशन है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। नगर पालिका का अगर हम तो अगर नगर पालिका के पास टॉल है, चुंगी है, इस तरह की चीज़ है। जब पंचायत की बात आती है, ग्राम पंचायत की खासतौर पर, किस तरह के रिसोर्सेज फाइनेंशियली उसको मिलते हैं? क्या केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस या स्टेट गवर्नमेंट की असिस्टेंस से काम चलेगा, या उसके अपने रिसोर्सेज भी मोबिलाइज? देखिए, ये सवाल बार बार उठ रहा है। लोग कहते थे कि ग्राम पंचायत को अपने रिसोर्सेस उठाना चाहिए, इसीलिए तो बहुत सारे केंद्रीय सरकार की जो योजनाएं हैं उनको काम दे दिए, पर उसके लिए पैसा नहीं दिए। पर ये भी देख लीजिए ना, आप इस तरह से जुक्ति करेंगे तो फिर आप सोचोगे ना, फिर शिक्षा विभाग, वो भी तो, उसको भी तो अपना रेवेन्यू निकालना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को अपना रेवेन्यू निकालना चाहिए, वो क्यों टैक्स पेयर से पैसा लेंगे? पंचायत के एक प्रॉब्लम है कि कुछ पंचायत तो ऐसे हैं जहाँ की टैक्सेस के लेना मुश्किल है। जैसे हाउस टैक्स, कौन सा टैक्स लेंगे? हाउस टैक्स ही ले सकते हैं ना। अब झुग्गी झोंपड़ी जहाँ जिन पंचायतों में, जैसे जंगलों में, 5th शेड्यूल एरिया में, आदिवासी एरिया में, पहाड़ों में जो पंचायतें होते हैं, वो उनके घर में जो छोटे छोटे घर होते हैं, उनसे कौन सा हाउस टैक्स निकालेंगे? तो ये दुनिया भर सबसे डेवलप्ड कंट्रीज जो भी है, जैसे सबसे डेवलप्ड कंट्रीज है यूरोप में, जो सबसे रिच कंट्री, जहाँ वहाँ भी पंचायत, मतलब पंचायत नहीं तो उनका जो म्यूनसिपैलिटीज होते हैं, वो एक ही स्ट्रक्चर होता है, गांव और शहर के लिए एक ही म्यूनसिपैलिटी होते हैं। वहाँ म्यूनसिपैलिटी का सबसे बड़ा इनकम क्या होता है? इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स के 30-40% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, पर 30-40% टैक्सेस पंचायत, वो म्यूनसिपैलिटीज को देता है। क्योंकि और एक भी बात होता है, अगर पंचायत के पास कुछ रिसोर्सेज है भी, वो एक पड़ोसी वाला नेबरहुड इफेक्ट होता है ना, आप मेरे भाई हैं या दादा है, इस तरह की कुछ है। जो मैं अगर इलेक्टेड पंचायत की सरपंच हूँ, मुझे मुश्किल तो होता है कि टैक्स बढ़ाना या टैक्स इम्पोज करना, वो नेबरहुड इफेक्ट वहाँ भी है। तो पंचायतों का जो दायित्व दिया जाता है, उसको निभाने के लिए उनको तो सरकार से, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से पैसा देना पड़ेगा। यहीं पे एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि पंचायत तो बन गई, पंचायतों को केंद्र सरकार ने पैसा दे दिया, डिफरेंट योजनाओं के तहत उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन एक जो मशीनरी होती है वहाँ पर, जो वहाँ पर अर्दली काम कर रहा है, जो वहाँ पर चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी काम कर रहा है, यहाँ पर जो दूसरा काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह, अगर वो उसको नियमित रूप से तनख्वाह नहीं मिले, या उसको ये आश्वासन नहीं हो कि उसको महीने भर काम करने के बाद तनख्वाह मिलेगी, तो वो आदमी मन लगा के कैसे काम करेगा? इसकी क्या व्यवस्था हो सकती है और कहाँ से होनी चाहिए? इसीलिए तो हमने इसी साल से 2013 से एक हमारे भारत सरकार में एक चिंता का परिवर्तन हुआ है। पहले हम कहते थे कि पंचायत तो राज्य के विषय है। इसी साल से तो हमने इसलिए नया जो स्कीम शुरू की है ना, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना, इसमें तो पंचायत के जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक प्रोसेसेस, चाहे वो आप जैसे कह रहे हैं एम्प्लॉयज़ की सैलरी, घर, बिजली, मीटिंग करने का खर्चा, ग्राम सभा करने का खर्चा, ये सब हम भारत सरकार से देंगे 75-25 रेशियो पे और 90-10 रेशियो पे, जो स्पेशल स्टेट्स होते हैं नॉर्थ ईस्ट पे। तो यही तो हमने इसीलिए तो किए ना, इसलिए किए कि पहले कभी हम ऐसे सोच नहीं रहे थे। क्योंकि मैं तो बहुत खुश हूँ व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं 3 साल से इसके उद्यम में कर रहा था। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, पर बहुत सारे लोगों ने इसमें ये विश्वास किया कि नहीं, पंचायत को हम काम दे रहे हैं। और उनको, आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में पंचायत थोड़ा बहुत मजबूत हुई है? जो स्थिति आज से 10 साल पहले थी वैसी आज नहीं है, लेकिन जब हम पूरे देश की बात करते हैं, आपको कौन सा राज्य ऐसा लगता है जहां हम ये कह सकते हैं कि वो एक आदर्श बन सकता है? मैं ये नहीं कह रहा कि कौन अच्छा कौन बुरा, ऐसा कौन सा राज्य जो आदर्श बन सकता है, एक आइडियल बन सकता है, जिसको फॉलो कर सकते हैं दूसरे स्टेट? बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे पंचायत आदर्श बन सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, केरला को तो लोग मानते हैं कि बहुत सारा आदर्श है, पर वो भी तो 15-20 साल से शुरू हुआ है। और जैसे कि कर्नाटक में कहते थे, पर कर्नाटक में कुछ क्षमता ऐसे भी हैं जो वापस ले लिए सरकार ने, जैसे कि बेनिफिशियरी सिलेक्शन, वो क्षमता सरकार ने पंचायत के हाथ से ले लिए, तो वो भी जिसको हम अच्छे मानते थे। अब जैसे हरियाणा में हम सोचते हैं कि पंचायत बहुत दुर्बल है, पर पिछले 1 साल से पंचायतों ने
कन्या भ्रूण हत्या के मामला में जैसे काम कर रहे हैं, इसको तो मानना पड़ेगा कि ये हाँ पंचायत एक मतलब वहाँ अगर कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है या कम करना है तो पंचायत ही कर सकता है, ये भी तो दिखाए हैं। और जैसे नॉर्थ ईस्ट में हम सोचते हैं कि पंचायत ऐसे खास कुछ है नहीं, पर देखिए ना सिक्किम में पंचायत इतने अच्छे हैं, और इसी के कारण तो सारे नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम शांति का एक आइलैंड बन के रखा है, द्वीप बन के रहा है। तो इस तरह से अब जैसे नक्सलाइट एरिया में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया में बहुत सारे जगह हैं जहाँ गांव के लोग अंदर एक पोस्टमैन भी नहीं जा सकता है। पर अभी देखिए ना उड़ीसा में अभी भी नक्सलाइट एरिया में ऑफिसर्स जाते हैं, पीडीएस सिस्टम चलता है क्योंकि वो पंचायत माध्यम से चलता है। तो इस तरह से हर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत सारे स्टेट के कुछ ना कुछ जब हम प्लानिंग की बात करते हैं और खुद प्लानिंग कमीशन ने ये माना है कि जो हिल स्टेट हैं या जो टफ टेरेंस है वहाँ डेवलपमेंट में पैसा भी ज़्यादा लगता है मैदानी इलाकों के मुकाबले में, और वहाँ की प्लानिंग भी अलग तरीके से की जानी चाहिए। क्या पंचायतों के संदर्भ में ये फॉर्मूला हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? नहीं, इससे जहाँ तक शेयरिंग ऑफ फंड्स या जैसे आप कह रहे हैं स्टैंडर्ड एस्टिमेट वहाँ ज़्यादा होना चाहिए। जिस तरह से एस्टिमेट बढ़ेगा उसमें तो पंचायत का कोई प्रॉब्लम है नहीं। नहीं, जब कोई किसी असिस्टेंस के रूप में पैसा जाता है, चाहे वो सेंट्रल असिस्टेंस के रूप में जाए चाहे वो स्टेट असिस्टेंस के रूप में जाए, जो सहायता राशि मिलती है, क्योंकि दिल्ली में बैठने वाले ज़्यादातर अफसर उनको ये जानकारी नहीं होती कि उस टेरेन में उस योजना का खर्चा क्या आएगा, तो वो एट पार बन जाती है सबकी योजनाएं। तो जब पहाड़ी राज्यों की जो पंचायतें हैं या जो वेस्टर्न घाट की जो पंचायतें हैं, वहाँ के लिए कुछ अलग किस्म का फंडिंग होनी चाहिए या अलग किस्म की प्लानिंग होनी चाहिए। हो तो रहा है। अब जो कह रहे हैं कुछ तो सही है, शुरू में तो शायद जब स्कीम इनिशियली बनता है तभी तो शायद एक सा कर देते हैं, पर धीरे धीरे ये बात जब रियलाइज़ करते हैं तो चेंज होता रहता है। अभी कॉस्टिंग नॉर्म्स धीरे धीरे मैं तो देख रहा हूँ कि एक के बाद एक स्कीम में अलग से कॉस्टिंग नॉर्म होता है पहाड़ी इलाकों में। वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही प्रॉब्लम तो स्टेट के अलग होने का कारण बनी है। अगर आप देखें उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का अलग होना केवल इसी प्लानिंग की वजह से हुआ, क्योंकि मिस प्लान था। और जो अभी आपने बात की थी कि जो फंड डाइवर्ट कर दिया, तो चूंकि इस तरह की चीज़ें हैं तो अभी भी कई जगह दिखाई पड़। सही बात है ना। आप जो कह रहे हैं मैं भी वही कह रहा हूँ कि उत्तराखंड अब अलग बन गया तो उनको स्पेशल प्रोपोर्शन पे पैसा जा रहा है, तो सही बात है आप जो कह रहे हैं। उसमें तो ये नहीं कि हम इतने कि भारत सरकार इतना इंसेंसिटिव है कि कहाँ ज़्यादा जहाँ ज़्यादा कॉस्टिंग ज़्यादा होगा। मैं तो जैसे नरेगा में भी देख रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में जहाँ खर्च ज़्यादा होता है वहाँ अपने स्टेट को थोड़ा फ्रीडम भी है ज़्यादा खर्च करने का। उसमें आपकी अपने व्यक्तिगत अनुभव क्या है? आपने इतना घूमा है और ख़ासतौर पर पंचायती राज को लेकर के जो आपने काम किया है, पूरे देश में किस किस्म का अनुभव आपको हुआ है पंचायत को लेकर? नहीं, मेरे को तो एक तो है कि दो अनुभव हो रहा है। एक तो जहाँ पंचायत थोड़ा डेवलप्ड हो गए वो तो लोग जानते हैं, वहाँ तो लोगों को वो सिस्टम तो रखना चाहिए। पर जहाँ पंचायत दुर्बल है वहाँ भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के सारे पैरामीटर्स दुर्बल है, वो भी कमियाँ हैं। तो हम सोच रहे हैं कि जबकि हम जैसे हम हमारे मंत्रालय से पुरस्कार देते हैं जो राज्यों ने अच्छा पंचायत काम किए हैं, हम ये भी सोच रहे हैं कि जहाँ पंचायत दुर्बल हैं उनको भी ऊपर लाना चाहिए, क्योंकि वहाँ की लोक संख्या भी ज़्यादा है। और वो लोग अगर ऊपर नहीं आएंगे तो सारे देश के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम हो जाएगा। तो मेरे व्यक्तिगत विश्वास है जो कि उन राज्यों में पंचायतों का सशक्तिकरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्टेट में अमका स्टेट में अच्छा है, अमका स्टेट में अच्छा है, वो तो सही बात है। पर जहाँ दुर्बल है वहाँ उनको तो कई बार ऐसा भी देखा गया है, जो हम बड़े राज्य हैं जी, जहाँ मैन पावर ज़्यादा है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसका एरिया ज़्यादा है, वहाँ इस किस्म का काम कमज़ोर है। शायद मेरा इशारा आप समझ रहे हो। उत्तर प्रदेश और हम बिहार की जब चर्चा करते हैं, जो राजनीति में सबसे आगे हैं, लेकिन पंचायत का सिस्टम वहाँ पर उस रूप में नहीं दिखाई पड़ता जिस रूप में दिखाई देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि किस किस्म का काम करने की ज़रूरत है इन बड़े राज्यों में?
नहीं, मैं भी वही कह रहा था कि जहाँ दुर्बल है वहाँ तो थोड़ा स्पेशल एफर्ट होना चाहिए। और जहाँ तक भारत सरकार की, केंद्र सरकार की बात है, ये यूनियन गवर्नमेंट की बात है, इसके तो थोड़ा सा हम तो सिर्फ पैसा दे सकते हैं। और बिहार में खासकर तो BRGF जैसे स्कीम में तो उसमें तो 100% ग्रांट हम देते हैं, करीब करीब एक जिला छोड़ के बिहार में सारे स्टेट में, तो पैसों का तो कोई कमी है नहीं वहाँ। और इस जो BRGF में जो पैसा दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? तो स्टेट गवर्नमेंट का तो भूमिका सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। जैसे मैं बोला कि अभी पंचायत सशक्तिकरण अभियान की योजना की जो स्कीम्स है उसमें जो 25% स्टेट गवर्नमेंट को बियर करना, वो तो छोटी सी बात है। पर मेन चीज़ है कि स्टेट के पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल सिस्टम और जो पॉलिटिकल विल जो बार बार कहा जाता है, पॉलिटिकल विल तो होना चाहिए कि पंचायतों को क्षमता देने का। कुछ लोग होते हैं जो विश्वास करते हैं कि पंचायत अगर स्ट्रांग हो जाएगा हम भी पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाएंगे। जैसे वो तो हम पॉलिटिक्स के बारे में तो मैं बात नहीं करूँगा, पर मैं एक सरकारी कर्मचारी के हिसाब से कहूँगा। जबकि हमने बहुत सारे आदिवासी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में और नक्सलाइट इलाकों में मैंने काफ़ी सारा साल काम किया हूँ। उस टाइम सारी चीज़ों के लिए, चाहे वो इम्यूनाइजेशन हो, चाहे पीने का पानी की बात हो, कुछ भी कृषि के लिए फर्टिलाइजर सप्लाई हो, PDS हो, चावल की बात हो, हम तो पंचायत के, इसीलिए तो हमने पंचायत के माध्यम से काम करते थे। ये इतना पॉलिटिकल बात नहीं था जितना कि मेरा कन्विक्शन था एक सरकारी कर्मचारी के होते हुए। तो मैं तो एक सरकारी कर्मचारी के हिसाब से निवेदन करूंगा सरकारी कर्मचारियों से, उन्हीं राज्यों के, कि ये समझना चाहिए कि आपको अगर अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहिए तो आप पंचायत के माध्यम से काम कीजिए। आपके कहने का मतलब ये है कि जो बुनियादी जड़ है, अगर जड़ मजबूत होगी तभी उस पर रखी जाने वाली इमारत भी मजबूत होगी। और विकास की वो जड़, वो बुनियाद पंचायत है। पंचायत को मजबूत करना उस राज्य के लिए और देश के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है। पंडा साहब, बात तो बहुत अच्छी हो रही है और आपसे बात करने का मन भी कर रहा है, लेकिन हमारी थोड़ा मजबूरी है, समय का अभाव है, हमको ये अपनी चर्चा यहीं समाप्त करनी होगी। आप इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी संसद के आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में ऐसे ही किसी और खास मुद्दे के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।